से हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए अकाउंटिंग एंड टैली यानी लेखांकन और टैली के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 16 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। साथ ही में हम इसका आंसर भी देखने वाले हैं जो इजी लैंग्वेज में होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ये वोकेशनल कोर्स वालों के लिए भी है और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाले बच्चों के लिए भी है, तो इसलिए इसको दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यूनिट 1 जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन से। क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणाएं और बुनियादी लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम ये ड्यूअल एस्पेक्ट के ऊपर आधारित है, यानी एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, मीनिंग इट इफेक्ट ऑन द टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि उसका इफेक्ट दो अकाउंट पे पड़ेगा। एक अकाउंट डेबिट होगा तो अदर अकाउंट क्रेडिट होगा बाय द इक्वल अमाउंट। ठीक है, आप सब जानते हैं, तो 11-12 में अकाउंट्स पढ़ाई है आपने। इसके बाद है सेकंड बेसिक प्रिंसिपल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड करता है उनके प्रिंसिपल पे, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, हम उसको बंद नहीं करेंगे। एक्यूरल कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे कैश रिसीव हुआ हो या पेड हुआ हो या नहीं हुआ हो, है ना। मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैच करते चलो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जब भी आपने असेट्स परचेस करी है उसको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करो, है ना, मार्केट वैल्यू चाहे उसकी जो भी हो। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्लीट रिकॉर्ड, दिस सिस्टम इंश्योर दैट बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन गिविंग एंड रिसीविंग बेनिफिट्स आर रिकॉर्डेड एंड रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एरर एंड ओमिशन। ये बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं चाहे लेन देन के कोई के भी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो ताकि एरर या ओमिशन के चांस जो है वो कम हो जाए। फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करते हैं हम ताकि ये चेक कर सकें कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आया कि नहीं आया। तो एक्यूरेसी चेक करना होती है, लेकिन ये कौन सी एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। बैलेंस शीट आपको हेल्प करती है फाइनेंशियल हेल्थ बताने में बिजनेस की। तो इस तरीके से ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम का सॉल्यूशन था। ठीक है गाइस, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग। लेखांकन में लेजर यानी खाता बही और तलपट यानी ट्रायल बैलेंस की तैयारी को समझाइए। देखिए, जो लेजर होता है ना, ये प्रिंसिपल बुक होती है। इसमें क्या होता है कि जर्नल में जो हम एक साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक में लिख लेते हैं, तो उसको अलग अलग सेपरेट अकाउंट में इंटर करना, सॉर्ट करना, क्लासीफाई करना और इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करना लेजर होता है। अब जैसे जर्नल में एंट्री करने को जर्नलाइजिंग बोलते हैं, वैसे लेजर में एंट्री करने को पोस्टिंग बोलते हैं। जो जर्नल एंट्री से हम ट्रांसफर करके लेजर अकाउंट में एंटर करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप लेजर बनाते हैं तो इसमें जो बैलेंस निकलता है ना, हर अकाउंट का, तो उसको डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस को हम लेजर के अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। और इससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आया या नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि हम सेम अमाउंट से एंट्री करते हैं डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। बैलेंसिंग अकाउंट लेजर के अंदर क्या होता है, मंथ एंड में हम टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का बैलेंस निकाल के उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। एरर डिडक्शन, अगर ट्रायल बैलेंस में टोटल इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई एरर कर दी है, और अगर टोटल बराबर आ जाता है यानी आपने कोई एरर नहीं की है। बट एक चीज़ है, ट्रायल बैलेंस भी सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में समझाता है, टोटल एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताता। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली हो भी जाए तब भी उसमें कुछ एरर्स हो सकती है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग या एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हाउ आर द स्टॉक ग्रुप्स एंड आइटम्स डिटरमाइन। इन्वेंट्री प्रबंध क्या है, स्टॉक समूहों और वस्तुओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट रोल, इट इन्वॉल्व ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्डरिंग, स्टोरेज एंड यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपनी यूज इन प्रोडक्शन। यानी कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितना भी ऑर्डर होता है गुड्स स्टोर में रखा जाता है,
उस सब चीज़ों को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कहलाता है। कितना स्टॉक हमको अपने पास रखना है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा चाइनीज़ की दुकान या कभी आपको ठेला वगैरह देखते हो नूडल्स मंचूरियन या इन चीज़ों का, तो क्या करते हैं वो घर से ही मंचूरियन वगैरह का पूरा बैटर तैयार करके लाते हैं, उसको फिर सेमी फ्राइड पहले से ही करके रखते हैं, तुरंत कस्टमर ने बोला उन्होंने फ्राई करके दे दिया। नूडल्स का भी सेम प्रोसेस होता है। तो ये उनको पहले से इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ती है, क्योंकि दुकान पे एवरेज कितने कस्टमर आते हैं, कई कस्टमर के आने के पहले ही वो बेसिक प्रिपरेशन करके रखें। आप तुरंत जाके ऑर्डर देते हो, तुरंत से बना के आपके हाथ में दे देते हो 5-10 मिनट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक आइटम्स आर कैटेगराइज इन द लॉजिकल स्टॉक ग्रुप्स। अब क्या होता है कि इनके अंदर आइटम्स को अपन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, के रॉ मटेरियल है, कि फिनिश्ड गुड्स है, ताकि उनको सिंपली ट्रैक कर सकें। अरे आपने कोई भी किराने की दुकान देखी हो, कैसे वो अलग अलग चीज़ों को डिपार्टमेंटलाइज करके रखते हैं अलग अलग, है ना, उस तरीके से स्टॉक ग्रुप भी इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक आइटम आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट होते हैं या गुड्स होते हैं जो कंपनी ट्रेड करती है, उनको स्टॉक आइटम के अंदर वो कंप्लीट रिकॉर्ड करके मेजर करके रखते हैं। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम थ्रेश होल्ड तक जब स्टॉक पहुंच जाता है तो वो तुरंत उसका ऑर्डर दे देते हैं, ताकि आउट ऑफ स्टॉक सामान ना हो जाए, है ना। कई बार दुकानदार देखता है ना कि अगर मान लो सामान खत्म हो रहा है तो थोड़ी प्रिपरेशन वो स्टार्ट करता है सामान बनाने की, ताकि एकदम कस्टमर जब आए तो पूरी दुकान खाली ना मिल जाए। तो रीऑर्डर करना भी ज़रूरी होता है। ट्रैफिक एंड कैटेगराइजेशन। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके रखते हो स्टॉक वगैरह का, तो आपको जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करना है या वेयर हाउस को ऑर्गेनाइजेशन करना है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है ना। आपने देखा होगा अधिकतर दुकान वाले, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी देखा हो तो जेठालाल में क्या होता है, उसकी दुकानें आगे होती है पर पीछे गोडाउन मेंटेन करता है ना वो, और तुरंत वो उसके जो 2 एम्प्लॉय होते हैं नट्टू काका और बागा, तुरंत उसका रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह करके रखते हैं, कितना सामान स्टॉक में पड़ा है, कि ख़त्म हो गया तो उसको ऑर्डर करना है, वो सब चीज़ें मैनेज करना पड़ती है, सब इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। बैंक समाधान विवरण क्या है, इसे तैयार क्यों किया जाता है। तो देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जो आपकी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करके रखती है ना। अब डिफरेंस बहुत सारे कारणों से आ जाता है कैश बुक और पासबुक में, जैसे एंट्री की वजह से। उसमें कुछ है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, बैंक चार्जेस। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस वेराय होता है। आप खुद जानते हैं कि कैश बुक जो है बिजनेसमैन मेंटेन करता है, पासबुक में सारी एंट्री हमको बैंक करके देती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपने कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली, चेक डिपॉजिट किया, है ना, आपने उसकी एंट्री कर ली कैश बुक में अपने, पर बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ वो, तो फिर बैंक पे तो अमाउंट बढ़ेगी नहीं, पर कैश बुक में आपने बढ़ा ली, है ना। तो उससे क्या होगा, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस, बैंक ने डायरेक्टली कुछ चार्जेस माइनस कर दिए आपके अकाउंट में से, तो उससे क्या होगा, पासबुक में बैलेंस डाउन हो जाएगा, पर कैश बुक में भी डाउन नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। तो बीआरएस ऐसे ही किन्हीं कारणों की वजह से बनाया जाता है, ताकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को हम टैली कर सकें। इसके बाद जैसे मैंने बताया बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट, ये भी होता है ना, कस्टमर को डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने अपने अकाउंट में, बैंक ने कोई डायरेक्ट अमाउंट चार्जेस कर दिए, तो उनके लिए हो जाता है। एरर डिडक्शन, बीआरएस जो है हेल्प करता है एरर पहचानने में, कोई ओमिशन तो नहीं हो गई, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हमारे अकाउंट में, उन सबको पहचानने में भी बीआरएस हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल, ये वाइटल रोल प्ले करता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, ताकि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बने वो एक्यूरेटली बने और उस पर हम रिलाई कर सके। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पेपर में आने के चांसेस काफ़ी हैं। यूनिट 2 जो है टैली ERP 9 से है। गिव द इंट्रोडक्शन टू टैली ERP 9 एंड एडवांस फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैली ERP 9 का परिचय और इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। टैली ERP 9 एक रोबस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं बुक कीपिंग एंड कंप्लाइंसेस के लिए। आप सब जानते होंगे, जो भी अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत भी काम देखा है या जानते हैं, टैली बहुत से बच्चे सीख लेते हैं, तो उनको पता है कि ये ऑटोमेटेड फाइनेंशियल टास्क वगैरह के अंदर वाउचर एंट्री कर सकते हैं, लेजर मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, P&L अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाती है ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ वाउचर एंट्री करना पड़ती है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक तैयार करके आपको प्रोवाइड करते हैं। एडवांस फीचर इसमें यह है कि मल्टी करेंसी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, एडवांस इन्वेंट्री टेकिंग कर सकते हो, मल्टी लोकेशन सेटअप कर सकते हो, और ये बजटिंग भी कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी, ये जो सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9 ये बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर से बना हुआ है, तो इसके लिए यूज़र मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल और टैली ऑडिट के लिए बेस्ट है ये। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, डाटा लॉस होने के चांस भी नहीं होते हैं।
इसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस, इट इनेबल बिजनेस टू एफर्टलेसली मैनेज लोकल टैक्सेशन स्ट्रक्चर, कंप्लायंस रिपोर्ट एंड पेरोल प्रोसीडिंग। इस मतलब ये ऑटोमेटिक जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है उनको भी फॉलो करता है, तो बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली के अंदर, उसको अल्टर कैसे करते हैं और शट कैसे करते हैं। तो ERP 9 में कंपनी कैसे बनाते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे बंद की जाती है। आजकल हर जगह पे लगभग लगभग अकाउंटिंग के लिए टैली यूज हो रहा है, ERP 9 है टैली प्राइम। तो कंपनी क्रिएशन, नेविगेट टू द गेटवे ऑफ टैली, सिलेक्ट कंपनी इन्फो एंड चूज क्रिएट कंपनी टू इनपुट बिजनेस डिटेल। जैसे आप टैली चालू करते हो गेटवे सामने आ जाता है, वहाँ आप सिलेक्ट कंपनी इन्फो पे क्लिक करो, वहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाओ, एक पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब वहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ पैरामीटर्स है फुलफिल करना है, जैसे ड्यू क्रिएशन है, रिलेवेंट करेंसी है, कंट्री कौन सी है, किस फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हो, है ना, ये सब डालना पड़ता है। अब अल्टर प्रोसेस क्या होती है, कैसे उसमें चेंज कर सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग कंपनी की प्रोफाइल में मॉडिफाई कर सकते हैं अपन अल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके, ये कंपनी के इन्फो मेन्यू में मिल जाता है आपको। और वैसे अगर आप कंपनी को बंद भी करना है अगर, तो ईजिली बंद भी कर सकते हो, कंपनी सेशन इज क्लोज ड्यूरिंग द शट कंपनी ऑप्शन एंड रिमूविंग इट फ्रॉम द एक्टिव स्क्रीन लिस्ट। डाटा बैकअप, शटिंग कंपनी प्रॉपरली सेफगार्ड डाटा इंटीग्रिटी एंड अलाउिंग स्मूथ स्विचिंग बिटवीन द डाटाबेस, यानी कि डाटा का बैकअप वगैरह लेके आप इजीली इसको क्लोज कर सकते हो। तो कंपनी को ओपन करने की कंप्लीट प्रोसेस याद कर लेना। बहुत सारे, लगभग आप मान के चलो सभी कॉलेजेस के एग्जाम्स में फर्स्ट ईयर के इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ F11 एंड F12 कॉन्फ़िगरेशन इन टैली। टैली ERP 9 में F11 और F12 की भूमिका समझाना है। F11 जो है वो कंपनी फीचर के बारे में बताता है, ये फीचर मेन्यू ओपन करता है जो यूजर को इनेबल डिसेबल मोड पे, जैसे अकाउंट है, इन्वेंट्री है, टैक्सेशन है, तो उसमें हेल्प करता है। अकाउंटिंग फीचर, F11 जो है यूजर कैन टर्न ऑन फीचर लाइक इसमें कॉस्ट इंटर करना है, डेबिट क्रेडिट नोट बनाना है, मल्टी करेंसी हैंडलिंग करना है, वो F11 दबा के आप कर सकते हो उसके अंदर। देखिए अगर आपके पास टैली है या लैपटॉप वगैरह तो एक बार टैली ERP 9 डाउनलोड करके आप चला सकते हो। इन्वेंट्री फीचर, इट अलाउ एक्टिवेशन ऑफ एडवांस इन्वेंट्री ऑप्शन। अब इसमें से ट्रैकिंग नंबर है, ऑर्डर प्रोसेस है, बेच वाइज डिटेल है, ये सब भी मिल जाती है। F12 किस में हेल्प करता है, तो F12 जो है ये मेनली लेआउट, अपीयरेंस और डाटा एंट्री बिहेवियर पे इम्पैक्ट करता है। कस्टमाइज एंट्री, यूजर कैन कस्टमाइज वाउचर एंट्री स्क्रीन एंड जर्नल सेटिंग यूजिंग F12 टू मैच ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। अब देखिए इससे आपको ऐसे समझ में भले ही ना आए, लेकिन एक बार इसको अगर आप चला के देख लोगे ना तो ये रन समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज द माइग्रेशन टैली एंड हाउ डज डाटा ट्रांसफर फ्रॉम टैली ERP 9 टू टैली प्राइम। जैसे मैंने आपको बताया टैली प्राइम बहुत कॉमन है, चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा लेवल पे। तो टैली माइग्रेशन क्या है, टैली ERP 9 से टैली प्राइम में डाटा ट्रांसफर कैसे काम करता है। अब जैसे आपका पूरा डाटा टैली ERP 9 में चल रहा है, अब उसका नया फीचर आ गया है टैली प्राइम, तो इसमें डाटा ट्रांसफर करना है तो कैसे होगा। तो माइग्रेशन का मतलब होता है डाटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है ओल्डन वर्जन से न्यू वन पे। डाटा कंपेटिबिलिटी, तो टैली प्राइम जो है रिक्वायर डाटा टू बी अपडेटेड टू लेवरेज मॉडर्न नेविगेशन एंड ऑप्टिमाइज स्पीड को बढ़ाने के लिए और मॉडर्न जो है नेविगेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है टैली प्राइम। आजकल काफ़ी सारे काम मैनेज करके देता है ये आपको। बैकअप प्रिकॉशंस, अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो उसके पहले आप एक बैकअप ले लो ERP 9 में, वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि बीच में डाटा लॉस ना हो। ऑटोमेटिक डिटेक्शन, टैली प्राइम जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है डाटा को, पाथ को और प्रॉम्प्ट को, ताकि वो इजीली माइग्रेशन हो सके। पोस्ट माइग्रेशन वेरिफिकेशन, एक बार माइग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको वेरीफाई कर सकते हो आप ट्रायल बैलेंस को और की फाइनेंशियल रिपोर्ट को, ताकि आपको श्योर हो जाए कि डाटा एक्यूरेटली ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए आपको पहले बैकअप लेने का भी वो बोल रहे हैं। अब लास्ट यूनिट जो है हमारे सामने आ गई, थर्ड यूनिट, वाउचर एंट्री, सॉरी सेकंड लास्ट यूनिट, वाउचर एंट्री एंड GST पेरोल, वाउचर प्रविष्टियां GST पेरोल। तो व्हाट आर द बेसिक वाउचर टाइप इन टैली एंड हाउ आर द पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर इंटर्ड। तो टैली में बुनियादी वाउचर प्रकार क्या है, भुगतान और प्राप्ति वाउचर कैसे दर्ज किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। वाउचर आर स्टेचुटरी एंड ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट इन टैली यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए वाउचर मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसके बेस पे जो है हम टैली के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। स्टैंडर्ड वाउचर टाइप क्या होते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल, सेल्स, परचेस, सब वाउचर आते हैं।
इसके लिए वो टेली आपने अगर प्राइम या ERP9 चला के देखा तो पता होगा आपको। पेमेंट वाउचर के लिए आप F5 क्लियर कर सकते हो, सारे कैश और बैंक आउटफ्लोज वगैरह, उसमें एक्सपेंसेस हुआ या क्रेडिटर को पेमेंट किया, सब इंटर कर सकते हैं। F6 में रिसिप्ट वाउचर आ जाता है, जो भी कैश और बैंक इनफ्लो हुआ है या कस्टमर ने पे करा है आपको, वो सब आ जाता है। एंट्री एग्जीक्यूशन, एंट्रिंग वाउचर जो होता है वो अकाउंट के हेड को सिलेक्ट करने के लिए, अमाउंट को डालने के लिए, वो नरेशन में डिटेल डालने के लिए भी काम आता है। तो ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन द परचेस एंड सेल साइकिल अलॉन्ग विद द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टेली। टेली में ऑर्डर प्रोसेसिंग के साथ क्रय और विक्रय चक्र को समझाना है। देखिए साइकिल समझ लीजिए आप पहले। तो साइकिल ट्रेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम इनिशियल ऑर्डर प्लेसमेंट थ्रू फुलफिलमेंट, बिलिंग एंड फाइनल सेटलमेंट। यानी कि जब से आपने ऑर्डर प्लेस करा है तब से लेके कैसे बिलिंग होती है, फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है, ये पूरा साइकिल होता है। परचेस ऑर्डर के लिए आप अल्टर प्लस F4 दबाते हैं तो साइकिल स्टार्ट होता है सेंडिंग अ परचेस ऑर्डर फॉलोड बाय द रिसिप्ट नोट एंड परचेस इनवाइस। सेकेंड में आपको देखो सेल्स ऑर्डर है, इसके लिए आपको यहाँ पे देखो अल्टर F4 था परचेस ऑर्डर के लिए, सेल ऑर्डर के लिए अल्टर F5 दबाना है। इसमें क्या होगा, रिसीव कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करोगे, गुड्स को डिस्पैच करोगे और इशू करोगे सेल इनवॉइस। तो परचेस सेल आप ऑलरेडी जानते हो। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ऑर्डर होने के बाद ऑटोमेटिक आपका इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगा ताकि आपके स्टॉक में कभी भी प्रॉब्लम ना आए, आपको पता रहे कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना बिक चुका है, कितना हमने परचेस करा, उसके बारे में सब नॉलेज होना चाहिए। रिजेक्शंस, टेली अलाउ करता है कि अगर ऑर्डर रिजेक्ट वगैरह हो जाए इनमें या आउट में तो उसको एडजस्ट कर सकता है एक्चुअली में, ताकि प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हाउ आर GST कैलकुलेशन परफॉर्म्ड फॉर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। टेली में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट लेन देन के लिए GST की गणना कैसे करते हैं। इसमें देखिए आपको CGST, SGST और IGST के बारे में बताया गया है इन्होंने। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, सेटिंग बाय द कंपनीज टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड टैक्स लेजर हेड। इसके अंदर कंपनी की सारी आपको डिटेल डालना पड़ती है। इंट्रा स्टेट के अंदर क्या होता है, CGST और SGST कैलकुलेट होती है ऑटोमेटिकली, जो भी रेट होता है उसके हिसाब से वो आधा आधा बढ़ जाता है इनके अंदर। अब आपको ध्यान रखना है CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर स्टेट के अंदर क्रॉस स्टेट ट्रांजेक्शन हो तो IGST अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी इनवॉइस क्रिएशन के समय ऑटोमेटिकली वो देख लेता है। नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन सेटअप। तो स्टॉक आइटम्स मस्ट बी ट्रैक्ड विथ, अब इसमें क्या होता है, जो भी स्टॉक होते हैं ना उनका HSN नंबर और SSC कोड होता है। जैसे आप वो HSN नंबर इंटर करते हैं या वो कोड इंटर करते हैं तो उसके हिसाब से GST का रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। गवर्नमेंट ने बता रखा कि किस गुड्स पे कितना % टैक्स लगेगा। GST अलग अलग रेट से लगती है, 0% भी है, 5% भी है, 8% भी है, 12% भी है, 18% भी है, ऐसे अलग अलग रेट से GST लगती है। तो HSN कोड होते हैं अलग अलग गुड्स के, जिससे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितना उस पर टैक्स चार्ज होगा। GST रिपोर्ट टेली जनरेट करता है रिपोर्ट लाइक GSTR1 और GSTR3B। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है व्हाट इज पेरोल अकाउंटिंग एंड हाउ आर बैकअप्स एंड रीस्टोर मैनेज्ड। पेरोल अकाउंटिंग क्या होती है, बैकअप और रीस्टोर का प्रबंध कैसे किया जाता है। पेरोल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल को ट्रैक करना, उनके अटेंडेंस को देखना, सैलरी स्ट्रक्चर चेक करना, उनकी अर्निंग वगैरह देखना, डिडक्शन देखना और PF या ESCI कंप्लाइंसेस चेक करना। इसको बोलते हैं पेरोल अकाउंटिंग, यानी कि जो भी एम्प्लॉय से संबंधित सारा डाटा आपको कैलकुलेट करना है। एम्प्लॉय सेटअप, तो पेरोल मास्टर आप क्रिएट कर सकते हो बाय डिफाइनिंग एम्प्लॉय ग्रुप्स, उनका पे हेड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बैकअप मैनेजमेंट क्या होता है, तो बैकअप जो है एक सिक्योर कॉपी डाटा की बना के रखती है टू एन एक्सटर्नल लोकेशन टू प्रोटेक्ट द, या सिस्टम फेलियर हो जाए तो आप उसको एक अलग से एक्सटर्नल लोकेशन में डाटा को बैकअप करके अपने पास रखते हो। रीस्टोर प्रोसेस, रीस्टोर फंक्शन रिट्राइव कंपनी डाटा फ्रॉम द बैकअप। अगर मान लो कोई भी नुकसान होता है तो आप बैकअप से डाटा को रीस्टोर कर सकते हो। डाटा सिक्योरिटी, रेगुलरली बैकअप लेने से क्या होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेफ रहते हैं, पेरोल हिस्ट्री भी आपके पास रहती है, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन भी रहते हैं। तो कभी डाटा लॉस होगा तो सिक्योरिटी में जो डाटा आपने रखा हुआ है आपके हेल्प आ जाता है, वो काम आ जाता है बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद हम आ गए हैं यूनिट 4 पे, लास्ट यूनिट है हमारी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्यवहारिक प्रशिक्षण। डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी इन टेली। जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली आप चला के देख सकते हो। ये देखिए ये तो प्रैक्टिकल वाली पार्ट है, तो इसके लिए
सबसे पहले आपको टेली ओपन करना है, पूरा मैंने प्रोसेस लिख के रखा है इसके अंदर। टेली आपको ओपन करना है, ERP9 कंपनी इन्फो मेन्यू में जाना है, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है, वहाँ पे डाटा पार्ट डालना है, कंपनी का नाम डालना है, मेलिंग नेम डालना है, फिजिकल एड्रेस डालना है, कंपनी को सिलेक्ट करना है, उसका स्टेट, करेंसी सिंबल, फाइनेंशियल ईयर की डिटेल डाल देना है, और सब डालने के बाद उसको सिक्योरिटी पासवर्ड से सेव कर देना है, और आपको सब एक्सेप्ट करना है और आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से ही आपको कोई ग्रुप करना है, डिस्प्ले करना है, अल्ट्रेशन करना है कंपनी, तो कंपनी मास्टर में जाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो मास्टर क्रिएशन, मास्टर इंक्लूड्स ग्रुप, लेजर, स्टॉक आइटम्स और यूनिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ग्रुप मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें प्राइमरी और सब ग्रुप कैटेगरी होती है ना, इसमें सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। डिस्प्ले ऑप्शंस, डिस्प्ले पे आप क्लिक करते हो तो आपको मास्टर, रिपोर्ट, वाउचर, ये सब देखने को मिल जाती है ना। तो ये प्रैक्टिकल है, देखो इनको चला के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अल्टर, कोई भी चीज़ों को अपडेट करना है, चेंज करना है, करेक्ट करना है, तो उसमें काम आता है। जैसे मान लो आपने कोई पर्सन है, वो आपका क्रेडिटर था, आपने उसको डेटर मान के उसकी एंट्री कर दी पहले से, उसको डेटर के हेड में डाल दिया, तो अपन उसको मास्टर्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं। इंटीग्रिटी, मेंटेनेंस, भाई प्रॉपर फाइनेंशियल डाटा सेफ रहे, ऑर्गेनाइज वे में रहे, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इन द कंपनी इन टेली। अब देखिए आप टेली के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अंतिम खाते तैयार करने की प्रक्रिया है, साला आपको जो है इंश्योर ऑल रूटीन्स वाउचर फॉर द फाइनेंशियल पीरियड आर फुल्ली इंटर्ड, चेक करना है आपको, ट्रायल बैलेंस को रिव्यू करना है, कंफर्म करना है कि डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो एंट्री हुई या नहीं, डेप्रिसिएशन की, क्लोजिंग स्टॉक की, या फिर जैसे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वगैरह की एंट्री होती है वो, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे नेट इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस मार्जिन वगैरह सब हुआ है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डू यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट विद इन्वेंट्री एंड सेटअप पेरोल इन टेली। इन्वेंट्री इंटीग्रेशन, तो लिंक इन्वेंट्री अकाउंट विद द फाइनेंशियल लेजर, सो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन बैलेंस शीट। आपको लिंक करना है इन्वेंट्री अकाउंट को आपके लेजर से, ताकि वो सीधे आपके बैलेंस शीट में डाटा को शो कर सकते हैं। इसके बाद क्लोजिंग कैसे करना है, तो टेली कैलकुलेट करता है क्लोजिंग स्टॉक को ऑटोमेटिकली, कोई टेंशन नहीं है। पेरोल, आप पेरोल फीचर को इनेबल कर सकते हो F11 दबा के। इसके अलावा सैलरी प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड करो आप अटेंडेंस डाटा को, और मंथली पेरोल वगैरह वाउचर इंटर कर दो उसके अंदर। और फाइनल कंपाइलेशन का मतलब होता है आप रिव्यू कर लो सब रिपोर्ट को, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, पेरोल हो गया, ताकि आपको कंप्लीट कंपनी का ऑडिट करने में हेल्प हो जाए। तो गाइज ये थे अकाउंटिंग और टेली के टॉप 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम बाकी पेपर में और साथ में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में भी आपके साथ रहने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।